अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद अली। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया था और एंड ऑफ द लेक्चर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स जो है वो दिखाने हैं और एक्सप्लेन करने हैं, जिनमें से पहला बुलेट पॉइंट ये है कि ह्यूमंस हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इज़ द मोस्ट एडवांस्ड। यानी कि जो ह्यूमन को जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है और कंप्लीट है ऑफ ऑल द ग्रुप ऑफ एनिमल्स। वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो सबसे ज़्यादा एडेप्टेबल है, क्योंकि हम एक हीटरोट्रॉफ हैं और हमारी जो कैटेगरी है, हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है टू बी प्रिसाइज, वो ओमनीवोरस है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ओमनीवोरस तो और भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स आते हैं, लेकिन इसकी वजह ये है कि हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ना, उसके साथ कुछ ऑर्गन्स भी एसोसिएट होते हैं। उन ऑर्गन्स की वजह से ना इसको मोस्ट एडवांस्ड और कंप्लीट कहा जा रहा है। ठीक है, और दूसरा बुलेट पॉइंट ये है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसकी टाइप है ट्यूब लाइक, यानी कि इसमें 2 ओपनिंग्स हैं, जिनमें एंटीरियर ओपनिंग माउथ है और पोस्टीरियर ओपनिंग एनस है। और माउथ इज़ फॉर इंजेशन एंड एनस इज़ फॉर ईजेशन। और हमारी जो टाइप है डाइजेशन की, वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, यानी कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हॉलो ऑर्गन्स पाए जाते हैं और कुछ कैविटीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से फूड जो है वो गो थ्रू होता है, लाइक स्टमक, एसोफेगस, इंटेस्टाइन। और तीसरा जो बुलेट पॉइंट है वो एज अ जनरल नॉलेज है, आ सकता है। बुलेट पॉइंट ये है कि एक एनिमल का ग्रुप है स्कैवेंजर्स के नाम से, जो कि मतलब मुर्दा जानवरों का गोश्त जो है वो खाते हैं। उनमें से भी एक सब ग्रुप है फेमस, जिसको वुल्चर्स कहते हैं। ये बर्ड्स होती हैं, ये आपने मूवीज़ में अक्सर देखी होंगी। इनका जो जीआईटी होता है, उसके अंदर जो स्टमक में एसिड होता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तमाम एनिमल के ग्रुप्स में। इसकी वजह ये है क्योंकि इनकी जो ग़िज़ा है वो सड़ी हुई है, तो इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होगा। ठीक है, तो यही वो वजह है इनके स्टमक में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अब हम बात करते हैं ह्यूमन जीआईटी के बारे में। तो ह्यूमन जीआईटी की जो एंटीरियर ओपनिंग है, उससे शुरू करते हैं, माउथ से। और माउथ के अंदर भी काफ़ी कंटेंट्स आते हैं, जिनमें ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी वो एक शॉर्ट डेफिनेशन समझ लें कि रूम ऑफ द माउथ इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी, जिसमें तमाम कंटेंट्स आते हैं, जिनमें से टीथ है, टंग है और कुछ सिलिवरी ग्लैंड्स हैं। हम ओरल कैविटी को ही डिस्कस कर लेते हैं कि माउथ का स्ट्रक्चर अंदर से होता कैसा है। माउथ का जो स्ट्रक्चर है ना, यानी कि इनसाइड ऑफ द माउथ कैसी होती है, वो इनसाइड ऑफ द माउथ जो है ना, वो 2 जॉज होते हैं, जिनमें से अपर जॉ और लोअर जॉ। अपर जॉ जो है ना वो फिक्स है और लोअर जॉ जो है ना वो मूवेबल है। और रूफ ऑफ द माउथ को हम पैलेट कहते हैं। माउथ का जो एंटीरियर पार्ट है, यानी कि जहाँ से माउथ शुरू होता है, वहाँ पे हार्ड पैलेट होता है। और पोस्टीरियर जगह जहाँ पे एसोफेगस शुरू होता है, उससे करीब जो पैलेट है वो सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। बेस ऑफ द माउथ जो है उसको टंग कहते हैं। और एक और स्ट्रक्चर है ऊवुला के नाम से, तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये समझ लें कि आप एक हैंगिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि काफ़ी विजिबल है। ये हैंगिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं ऊवुला। हमारा माउथ जो है वो शुरू होता है। समझ लें कि ये एक सिंपल सा माउथ का स्ट्रक्चर है। ये टंग है, ये पैलेट है, ये जो एंटीरियर जो मतलब समझ लें इतना पोर्शन है, यहाँ पे जो है ना वो हार्ड पैलेट है, यानी कि यहाँ पे बोन है। ठीक है, और ये अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ जाते रहेंगे
तो यहाँ पे जो है ना वो सॉफ्ट पैलेट आता है, और इसके इन बिटवीन जो है ना ये एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं उवुला। ये मस्कुलर है, ये बोनी है। और अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द ओरल कैविटी के बारे में। अब हम बात करते हैं टीथ के बारे में। तो एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 32 जो है ना वो टीथ हैं, और जो टीथ का जो काम है वो है मैकेनिकल डाइजेशन, यानी कि चर्निंग ऑफ फूड, टेयरिंग ऑफ फूड, और मैस्टिकेशन उसे कहते हैं जिसमें टंग भी इन्वॉल्व हो। अपनी सिक्रीशन तो खैर सेलिवरी ग्लैंड्स करते हैं, लेकिन एज अ मीडियम ऑफ सलाइवा जो है ना वो टंग भी अगर शामिल हो, उस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, मैस्टिकेशन। ये मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब सोलली बेस जो है ना वो टीथ पे, और मैस्टिकेशन में टंग भी इन्वॉल्व होती है। टाइप्स पढ़ते हैं हम टीथ की। इंसीजर, ये हम 9 क्लास में भी मेरे ख्याल में हम पढ़ चुके हैं। और कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जो हैं वो आपके फ्रंट टीथ कहलाते हैं, जो कि कटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये सबसे पहले दांत होते हैं जो कि न्यूबॉर्न के निकलते हैं, जो चिजल शेप्ड कहलाते हैं ये, ठीक है। और ये जो कैनाइन है ये शार्प और पॉइंटेड होते हैं, ये टेयरिंग पर्पस के लिए होते हैं। ये कार्निवोर्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं क्योंकि उनको टेयरिंग करनी होती है मीट की, और हम तो ओमनीवोर्स हैं तो हमारे अंदर ये पाए तो जाते हैं लेकिन लेस डेवलप्ड होते हैं। और ये प्रीमोलर हैं, इनकी स्क्वायर और बॉक्सी शेप होती है। ये जो है वो ग्राइंडिंग और चर्निंग के लिए काम आते हैं। और ये मोलर है, इनकी थोड़ी रेक्टेंगुलर शेप होती है, और ये सबसे लार्जेस्ट साइज़ भी इन्हीं का ही होता है। मिक्सिंग इनका पर्पस है। और अब हम इनकी तादाद के बारे में बात करते हैं। इंसीजर जो है ना वो 8 है, कैनाइन जो है वो 4 हैं, 8 आपके प्रीमोलर आते हैं, और 12 आपके मोलर आते हैं। ओल्ड बुक के मुताबिक एक और चीज़ जो है ना वो डिस्कस हुई थी, वो था डेंटल फार्मूला, जो कि आई गेस न्यू बुक में नहीं है। तो डेंटल फार्मूला कुछ इस तरह से था। सॉरी, ये है आपका डेंटल फार्मूला, जिसमें इंसिजर है 2 2, फिर कैनाइन 1:1, और प्रीमोलर 2 और मोलर 3, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इन सब को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 32, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीथ। जो डिजीज़ेस टीथ से एसोसिएटेड हैं उसे कहते हैं पीरियोडेंटल डिजीज़ेस। ये जनरल नॉलेज का एमसीक्यू है। ये ओल्ड बुक में पहले ये टॉपिक हुआ करता था, लेकिन न्यू बुक में है नहीं, तो इसको अब हम थोड़ा सा ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है प्लेक। प्लेक का मतलब ये है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन टीथ में जो कहलाता है उसको प्लेक कहते हैं। जैसे येलो टीथ होते हैं, और इसकी वजह यह है कि बैक्टीरिया जो है ना वो इन्फ्लेमेशन कर देता है गम्स की। और दूसरी डिज़ीज़ जो है हम डिस्कस करते हैं वो है कैलकुलस।
ठीक है, अगर प्लेग और ज़्यादा हार्ड हो जाए जो कि रिमूव नहीं हो सके प्रॉपर ब्रशिंग से भी, तो उसे कहते हैं कैलकुलस। ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। ये है प्लेग बिकम्स हार्ड। थर्ड डिजीज़ है डेंटल कैरीज के नाम से। इसका भी कॉज जो है वो बैक्टीरिया ही है। ये इस तरह से होता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो शुगर को, जो कि हमारे टीथ में डिपॉजिट हो जाती है आफ्टर ईटिंग स्वीट फूड्स और हाई शुगर कंटेनिंग फूड्स, तो शुगर को जो है ना वो बैक्टीरिया एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा क्राउन ऑफ द टीथ है, जिसको एनामिल कहते हैं, वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सड़ने लगता है, यानी कि पिघलने लगता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया एक रास्ता बनाता है और एनामिल से, समझ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ है, ये गम है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो गम तक रास्ता बनाता है और इस प्रोसेस का जो एंड स्टेज है वो ये है कि टीथ जो है वो फॉल ऑफ हो जाता है। और कुछ और टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो टीथ के बारे में ये हैं कि एक टर्म आपने सुनी होगी मिल्की टीथ या डेसिडुअस टीथ। मिल्की टीथ जो है ना, ये मिल्क से तो नहीं बने होते, ये एक ऐसी टर्म है जो कि यूरोपियन लोग जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ये न्यू बॉर्न ये न्यू बॉर्न बेबी के जो टीथ होते हैं उसको हम कहते हैं मिल्की टीथ। सबसे पहले जो टीथ होते हैं मिल्की, वो इंसिजर्स होते हैं, ठीक, 6 to 9 मंथ्स में। फिर उसके बाद होते हैं कैनाइन, ये भी थोड़े अरसे के बाद। फिर प्री मोलर आ जाते हैं। मोलर जो है ना, उनका कोई डेसिडुअस जो है ना वो प्रीडिसेसर नहीं है। ये लफ्ज़ जो है ना वो एसटीबी में लिखा है, मोलर्स हैव नो डेसिडुअस प्रीडिसेसर, यानी कि मोलर जो है ना वो एज अ मिल्की टीथ न्यू बॉर्न चाइल्ड में नहीं होते। ये हमेशा जो निकल आएंगे ना वो परमानेंट टीथ के तौर पे ही निकलते हैं। मिल्की टीथ इसलिए कि ये जो टीथ हैं ये फॉल ऑफ होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 7 और फिर दोबारा जो है अपनी असल परमानेंट शक्ल जो है वो दिखाते हैं। लेकिन मोलर जो है ना वो हमेशा एज अ परमानेंट टीथ ही निकलता है मोलर आफ्टर द एज ऑफ 17 to 22 इसका जो है एक स्पैन है जिससे ये मोलर जो है वो आते हैं। और एक और बात फॉर जनरल नॉलेज, मोलर नंबर 3 जो कि पोस्टीरियर एंड ऑफ द माउथ से सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, उसे कहते हैं विजडम टीथ। इसी तरह स्टूडेंट्स और आगे भी टर्म है जिनको डाइफिडोंट, हेटेरोडोंट और थैकोडोंट कहते हैं। डाइफिडोंट का मतलब है कि हमारे जो टीथ हैं वो 2 सेट्स में, अपर जॉ के साथ फिक्स हैं और लोअर जॉ के साथ फिक्स। ये जो डाई लफ्ज़ है इसका मतलब है ही 2 सेट्स, डाइफिडोंट, यानी कि 2 सेट्स ऑफ टीथ, 1 फॉर अपर 1 फॉर लोअर। और हिटेरोडोंट का मतलब ये है कि हमारे जो टीथ हैं उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनमें इंसिसर, कैनाइन वगैरह है। तो हिट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे टीथ की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। टीथ टाइप्स, हमारे जो टीथ हैं वो स्ट्रक्चरली सेम नहीं है, हर टीथ जो है वह दूसरे टीथ से अलग है, तो इसको हेटेरोडोंट कहते हैं। और थैकोडोंट का मतलब ये है कि हमारे जो टीथ हैं वो गम्स के अंदर एम्बेडेड हैं, इस टर्म को थैकोडोंट कहते हैं। तो ये 3 टर्म्स भी जो हैं ये न्यू बुक और ओल्ड बुक दोनों में।
अब हम बात करते हैं टीथ के बाद टंग के ऊपर। टंग जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके ऊपर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, और टंग पेपिलाई ये सेंसरी सेल्स हैं जो कि टेस्ट को सेंस करते हैं। टेस्ट बड्स जो हैं ये सेंसरी सेल्स हैं। ये टेस्ट को जो है वो सेंस करते हैं, सेंस ऑफ टेस्ट देते हैं। और टंग पेपिलाई जो हैं वो इनके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। टंग का जैसे कि मैंने फंक्शन आपको पहले बेस ऑफ द माउथ जो है वो बेस ऑफ द माउथ को ये बनाती है टंग, और इसका मकसद जो है वो मिक्सिंग है फूड की, जो कि टीथ जो है वो चर्न कर रहे हैं, उसको सलाइवा की सिक्रीशन के साथ मिक्स करना, म्यूकस के साथ मिक्स करना, ये जो है टंग का फंक्शन है, और मैस्टिकेशन जिसको कहते हैं। टंग के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है जिसको फ्रेन्यूलम कहते हैं। और टंग के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फॉरमोस्ट फंक्शन तो मैस्टिकेशन है, लेकिन अदर फंक्शंस की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे अगर आएगी बात तो वो स्पीच ही की होगी। यानी कि फेरिंग्स से टंग अटैच होती है ना पोस्टीरियरली, तो फेरिंग्स के बराबर में होता है, बल्कि नहीं, फेरिंग्स के नीचे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर जो है ना वो वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो ये जो वोकल बॉक्स होते हैं ना, इससे वॉइस जो है वो सेंस ऑफ वो पावर ऑफ स्पीच जो है वो जनरेट होती है। ये सिग्नल जो है ना वॉइस वोकल कॉर्ड का, ये वाइब्रेटरी सिग्नल होता है। ये सिग्नल वो ट्रैवल करता है थ्रो फेरिंग्स, एसोफेगस, नहीं, थ्रो फेरिंग्स, और फिर जब ये माउथ तक पहुंचता है ना, तो इसको आखिरी जो फाइनलाइजिंग स्टेज होती है ना इसकी वर्ड्स की, वो टंग अदा करती है। यही वजह है कि आप माउथ क्लोज जो है ना वो बात नहीं कर सकते। एक तो माउथ का स्ट्रक्चर है जो कि स्पीच में मदद करता है, और एक टंग है। ठीक है, टंग जो है ना उसकी पोजीशन डिटरमिन करती है और टंग के अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें तो वो सकिंग भी आ जाता है, रिंग आ जाए, स्वॉलिंग में मदद करती है टंग। तो ये बात हो गई टंग के बारे में। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया कि ये जो टंग है वो हायोइड बोन यानी कि नेक बोन से अटैच होती है पोस्टीरियरली। टंग की बात हमारी कंप्लीट हो गई है, तो टंग टॉपिक जो है वो हमारा सब टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं हमारी माउथ में, वो हैं सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड। अब हम बात करते हैं सबमैंडिबुलर के बारे में। सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड है ये पाया जाता है लोअर जॉ के भी नीचे, बेस ऑफ द लोअर जॉ। और सब लिंगुअल जो है वो बिलो द टंग है, और पैरोटिड जो है वो बिलो एयर
पिन्ना कहते हैं। ये समझ लें एक रफली सा एक मैं एयर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर जो है ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर समझ लें, एयर के एंड में जो है इसको कहते हैं पिन्ना। ये तो बात हो गई सिलिवरी ग्लैंड्स की के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में और उनकी पोजीशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इनकी सिक्रीशन के बारे में। तो सिलिवरी ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है उसको सिलाइवा कहते हैं। सिलाइवा जो कि माउथ में एक मिसकंसेप्शन है कि टंग सिक्रीट करती है। ये टंग जो है ना ये सिर्फ मीडियम है, ये कैरियर है मिक्सिंग का, सिलाइवा की मिक्सिंग का। दूसरे जो चर्न फूड है, जो टीथ चर्न करते हैं और टेयर करते हैं, उसको मिक्स कराने का जो ज़रिया है सिलाइवा के साथ वो टंग है। ठीक है, टंग सर्व्स एज अ मीडियम ओनली, नॉट एज अ सिक्रीटरी पार्ट। सिक्रीटरी पार्ट जो है ना वो सिलिवरी ग्लैंड्स ही हैं। तो सलाइवा की जो कॉम्पोजिशन है वो 90% तो वाटर ही है। फिर उसके बाद इसमें अमाइलेस है, सिलिवरी अमाइलेस भी कहते हैं, लाइसोजाइम है और म्यूसिन है, यानी कि म्यूकस है। सलाइवा की कॉम्पोजिशन में 90% वाटर है, यानी कि ये एक फ्री फ्लोइंग जो है ना वो लिक्विड है, ये ज़्यादा विस्कस है नहीं। और इसमें अमाइलेस है। अमाइलेस जो है वो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ये जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन का बिगिनिंग स्टेज है। और लाइसोजाइम जो है ये एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, यानी कि एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। नेचुरल एंटी बैक्टीरियल एंजाइम इज़ लाइसोजाइम। और थोड़ा बहुत म्यूसिन है जो कि थोड़ा सा सलाइवा की सिक्रीशन को विस्कस बना देता है, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा बना देता है। ये सलाइवा की कॉम्पोजिशन है। और सलाइवा की अगर हम सिक्रीशन की बात करें तो सलाइवा की जो सिक्रीशन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे इख्तियार में नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो कि इनवॉलेंट्री हैं। सलाइवा की जो डेली की सिक्रीशन है, ये जनरल नॉलेज है, ये है 1 to 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर। ये एक ह्यूज अमाउंट होती है सलाइवा की सिक्रीशन की। ये बात हो गई हमारी सिलिवरी ग्लैंड्स और सलाइवा के बारे में। अब हम मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फेरिंग्स। फूड अब जो है वो माउथ से जिस स्ट्रक्चर में जाता है उसे कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ना वो एंटीरियरली कनेक्ट होता है नेज़ल कैविटी यानी कि नोज़ कैविटी से और ओरल कैविटी। नेज़ल और ओरल दोनों से जो है ये फेरिंग्स कनेक्ट होता है। फेरिंग्स का काम ये है कि ये फूड को माउथ से एसोफेगस की तरफ जो है ना वो पुश करता है, क्योंकि ये पोस्टीरियरली जो कनेक्ट होता है, इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो कनेक्ट है एसोफेगस से और लैरिंग्स से। लैरिंग्स से जैसा कि मैंने आपको बताया, लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फेरिंग्स जो है वो यूस्टेचियन ट्यूब्स यानी कि एयर से भी कनेक्ट होती है।
ये तीन जो है ना ये फेरिंग्स के रास्ते हैं कि जिनसे ये कनेक्ट होती है। और फंक्शन पढ़ लेते हैं फेरिंग्स का, फिर इस टॉपिक को भी ख़त्म करेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। फंक्शन जो है वो स्वॉलोइंग ही है, और इसके अलावा है इक्वलाइजेशन ऑफ एयर इक्वलाइजेशन ऑफ एयर प्रेशर। स्वॉलिंग की अगर हम बात करें ना तो फेरिंग्स के जो मसल्स हैं जिनको फेरिंगियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स कहते हैं, ठीक है, ये वो मसल्स हैं जो कि फूड को फेरिंग्स से एसोफेगस की तरफ धकेलते हैं। और इक्वलाइजेशन ऑफ एयर प्रेशर का मतलब ये है कि एयर से और नेज़ल कैविटी इन दोनों से कनेक्ट है फेरिंग्स, ठीक है। तो एयर प्रेशर जब पड़ता है ना, तो अगर एयर प्रेशर की इंटेंसिटी ज़्यादा हुई तो या तो नेज़ल कैविटी को डैमेज होगी, नेज़ल कैविटी डैमेज होगी, या तो एयर ड्रम जो है वो डैमेज होगा। तो एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए फेरिंग्स जैसा एक स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में मौजूद है जो कि डैमेज जो है उसको रिस्ट्रेन करता है। अब हम एक छोटा सा सब टॉपिक जो कि फेरिंग्स का एक फंक्शन भी है उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है डिग्लूटेशन यानी कि स्वॉलोइंग। ये इस तरह से होती है कि फूड का जो है वो अब बोलस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जब से टीथ मैकेनिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं और फूड को एक बॉल की शक्ल उसने दे दी है, मिक्सड विद सलाइवा एंड अदर लाइसोजाइम म्यूकस एक्सेट्रा। तो अब ये जो बॉल है ये इस तरह से ट्रैवल हो रही है, ठीक है। तो अब मैं एक एसोफेगस का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और ये जो है ये विंड पाइप यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है ये जो मैंने डार्क से हाईलाइट किया है ये एक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है ना ये फ्लैप है। जब फूड का बोलस ट्रैवल हो रहा होगा ना तो ये क्लोज हो जाएगा और बोलस को एसोफेगस में गिरा देगा, ठीक है। अगर ये क्लोज नहीं हुआ ना तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी कि फूड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आ जाएगा, जो कि मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन का जो है वो बायस बनेगा। और काफ़ी अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा फूड जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग कफिंग एक्शन होता है, यानी कि ज़बरदस्त खांसी आती है, जिसकी वजह से फूड दोबारा एसोफेगस में पुश हो जाता है और दोबारा अपने नॉर्मल पाथ की तरफ चला जाता है। ये बात हो गई स्वॉलोइंग की। अब हम बात करते हैं एक और ही सब टॉपिक है, उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो है ये उस फोर्स का नाम है जो कि पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है ना ये पाई जाती है अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, क्योंकि फूड उस वक्त हार्ड होता है, उसको पुश डाउन करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस फोर्स अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पेरिस्टालसिस जो है ना ये एक वेव लाइक जो है वो फोर्स होती है जो कि हम महसूस भी कर सकते हैं। अगर हम ओवर ईटिंग करें तो हमें एक महसूस होगा कि कुछ वेव लाइक पैटर्न हमें कुछ महसूस होंगे अपने स्टमक की तरफ, तो वो जो फोर्स है उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये वेव लाइक फोर्स जो हैं ये फूड को एसोफेगस से स्टमक की तरफ और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये इस तरह ये सब कुछ चलता रहता है। ये जो फोर्स है ये जनरेट होती है स्मूथ मसल्स की मदद से। स्मूथ मसल्स जो है ना ये पेरिस्टालसिस को जनरेट करते हैं।
स्मूथ मसल्स की ख़ास बात यह है कि ये 2 लेयर पे मुश्तमिल होते हैं, जिनमें एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक सर्कुलर लेयर होती है। अगर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रफली ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से है। ये समझ लें कि ये सर्कुलर लेयर है और ये समझ लें एक लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है। ठीक है, अब जो है ना ये फंक्शन इस तरह से करेंगे कि ये सर्कुलर लेयर जो है ये सर्कुलर की तरफ सर्कुलर मोशन में जो है वो रोटेट करेगी, और ये लॉन्गिट्यूडनल जो है ना ये ट्रांसवर्स प्लेन के ऊपर जो है वो लेफ़्ट टू राइट घूमेगी, जिसकी वजह से ये होगा कि फूड अगर यहाँ से गुज़र रहा है, इस तरफ भी अगर हम बना लेते हैं स्मूथ मसल, तो अब ये रोटेट होगा। रोटेशन की मदद से जो है ना ये फूड इस तरफ बढ़ेगा, और ये जो ट्रांसवर्स एक्शन है ना लॉन्गिट्यूडिनल मसल का, ये इस सर्कुलर मसल को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से फूड नीचे आएगा, फिर दोबारा ये घूमेगा और फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा घूमेगा फिर नीचे आएगा। इस तरह से ये पेरिस्टालसिस फोर्स जनरेट होती है। और ये जो फोर्स है ये भी कंट्रोल जो है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, यानी कि ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है, ये हमारे बस में नहीं है। अब हम बात करते हैं एंटी पेरिस्टालसिस के बारे में। एंटी पेरिस्टालसिस का मतलब ये पेरिस्टालसिस से उलट है। इसको पेरिस्टालसिस से उलट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेरिस्टालसिस एक ऐसी फोर्स है जो कि डाउन द डाइजेस्टिव ट्रैक लेके जाती है, यानी कि एसोफेगस से स्टमक की तरफ। और अगर इंसान को कोई टेंशन हो या ओवर डिस्टेंशन या कोई बीमारी है या कोई कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, या अगर वो सिंपल ओवर ईटिंग ही कर लेता है, तो एज अ रिएक्शन एक फोर्स जो है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ खाने को जो है वो धकेलती है, कि इस फोर्स को कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। के भाई अब बहुत खा लिया, अब इससे ज़्यादा बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये जो एक्शन है ना इसको कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस, और एंटी पेरिस्टालसिस जो जनरेट करता है उसको कहते हैं वॉमिट, यानी कि उल्टी आ जाती। ये एंटी पेरिस्टालसिस का पूरा प्रोसेस है, ये इस तरह से होता है कि ये एसोफेगस है और ये स्टमक है। स्टमक के जो है ना दोनों एंड्स पे स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं, यानी कि वॉल लगे हुए होते हैं। ठीक है, अगर वॉल नहीं लगे हुए हो ना, तो अगर इंसान खाना खाने के बाद जो है वो हैंड स्टैंड करे तो खाना तो फिर नीचे से ऊपर आ जाए और वॉमिट हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये टेंशन की वजह से ये जो स्टमक की वॉल्स होती हैं ये स्क्वीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो स्फिंक्टर है ना ये ओपन हो जाता है और फूड जो है वो यहाँ से ऊपर चला जाता है। ये प्रोसेस है एंटी पेरिस्टालसिस का, इससे वॉमिटिंग जनरेट होती है। ये बात हमारी फेरिंग्स और कुछ कनेक्टिंग एंड्स थे एसोफेगस से, उससे हो जाती है। अब हम समझते हैं कि ये एसोफेगस क्या है। एसोफेगस जो है ये फेरिंग्स और स्टमक का कनेक्टिंग पॉइंट है, ये है एसोफेगस। ठीक है, अब एसोफेगस का काम ये है, इसका काम सिर्फ डिलीवरी का ही है, यानी कि ये फूड को फेरिंग से स्टमक की तरफ ले जाता है। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती, ना कोई केमिकल इन्वॉल्व है, बस इसके अंदर ये एक जस्ट एक पाइप है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ताकि फूड जो है वो आसानी से स्लिप होके स्टमक की तरफ चला जाए। ये इसका जस्ट एक काम है, इसका डिलीवरी का काम है। हमारी बात अब स्टमक की तरफ पहुंचती है। अब हम स्टमक को डिस्कस करते हैं। अब हम स्टमक को डिस्कस करते हैं। स्टमक जो है ना, अच्छा इसको स्टमक को ना
इस क्लास में हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे। स्टमक एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक है, उसको उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी जो है ना, हमने जस्ट एंटीरियर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को डिस्कस करना था। ये 3 पार्ट्स में मैं इसको कवर कराऊंगा। पहला लेक्चर जो कि ये है, इसमें मैं आपको एंटीरियर एंड्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा, और जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको स्टमक के बारे में बताऊंगा जो कि मिडिल है, और तीसरी जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इंटेस्टिनल जो है ना वो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा कि इंटेस्टाइन क्या होती है, इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है। और अब हम स्टमक की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो स्टमक जो है ये मस्कुलर बैग है, डिस्टेंसिबल बैग है, यानी कि ये स्ट्रेच हो सकता है। स्टमक जो है ना वो बॉडी का एक ऐसा ऑर्गेन है माउथ के बाद जिसमें मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होती हैं। और स्टमक की जो वॉल्स हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं, जिनके अंदर सब म्यूकोजा, सिरोजा और म्यूकुलारिस एक्सटर्ना। ये स्टमक की वॉल्स हैं, लेयर्स हैं। इसके साथ साथ स्टमक, जैसा कि मैंने एंटी पेरिस्टालसिस में आपको बताया कि इसके एंटीरियर एंड पे भी एक इंस्फिक्टर होता है, पोस्टीरियर एंड पे भी एक इंस्फिक्टर होता है। इंस्फिंक्टर यानी कि वॉल जो इसके एंटीरियर एंड पे होता है इसको कार्डियक इंस्फिंक्टर कहते हैं, और जो पोस्टीरियर एंड पे होता है इसको पाइलोरिक इंस्फिंक्टर कहते हैं। कार्डियक एंड यानी कि एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक की ओपनिंग की तरफ, और पाइलोरिक का मतलब ये कि स्टमक से ड्यूडेनम की ओपनिंग तक। स्टमक जो है ना उसको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, जिनमें जो एंटीरियर रीजन है वो कार्डियक है, फिर है मिडिल फंडस, और फिर एक है पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, ये जो मिडिल फंडस है इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं। एक होते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, एक होते हैं जाइमोजिन या फिर पेराइटल सेल्स, और एक हैं ऑक्जेंटिक यानी कि चीफ सेल्स। अब हम इन सेल्स के फंक्शन को डिस्कस करते हैं, तो अब फिर उसके बाद हमें स्टमक का फंक्शन भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि वो क्या डाइजेस्ट करता है। जाइमोजिन जो है ना, जाइमोजिन पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करता है जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। ठीक है, और ऑक्जेंटिक जो है वो HCl को सिक्रीट करता है, जिसकी पीएच जो है ना 1.5 से लेके 2.5, यानी कि एवरेज 2, पूछा जाए तो आप 2 ही लिखेंगे। और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, तो नाम से ही जाहिर है कि ये म्यूकस को सिक्रीट करता है। अगर मैकेनिकल एक्शन की बात की जाए स्टमक की, तो स्टमक की जो वॉल्स है ना वो हर 60 सेकंड्स के बाद जो है ना उसमें भी एक वेव लाइक मोशन लाइक पेरिस्टालसिस जो है वो क्रिएट होता है, जिसकी मदद से फूड जो है ना वो प्रॉपरली चर्न हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और ये मैकेनिकल डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से निकलता है ना, ये एक पेस्ट की शक्ल में निकलता है जिसको काइम कहते हैं। माउथ से जो फूड जो है वो निकलता है जो कि टीथ से मैकेनिकली डाइजेस्टेड होता है, उसको बोलस कहते हैं। ठीक है, ये एक बॉल की शक्ल इख्तियार करी होती है इसने।
और ये जो स्टमक से निकलता है ये बिल्कुल एक थिक पेस्ट की, क्रीमी पेस्ट की तरह होता है, इसको काइम कहते हैं। ठीक है। और आगे एक आएगा जो इंटेस्टाइन से स्टमक निकले, इंटेस्टाइन से जो फूड मैकेनिकली डाइजेस्टेड होके निकलेगा वो और भी ज़्यादा थिन होगा, वो एक रनिंग फ्लूइड की तरह ही होगा, उसको काइल कहेंगे। अब बात करते हैं केमिकल डाइजेशन की। केमिकल डाइजेशन जो है वो हाफ ही हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से जाइमोजिन सेल्स हैं, वो पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। ये इनएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि जितने भी प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स हैं उनकी पीएच इतनी ज़्यादा एसिडिक होती है, इतनी ज़्यादा लो होती है कि ये अपने सेल्स को ही जो है वो डाइजेस्ट कर लें। इसकी वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो सिक्रीट होते हैं। और HCl जो है वो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, जिसको मैंने अभी बताया कि पेप्सिन है। और दूसरे सेल्स जो हैं वो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं। अच्छा, पेप्सिन का काम यह है कि ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। ऑक्जेंटिक सेल्स का फंक्शन ये है कि ये HCl तो सिक्रीट करते हैं। HCl का फंक्शन ये है कि बैक्टीरिया को किल करना है और पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना है पेप्सिन में। साथ ही फिर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स जो हैं ये, इनका काम है मैकेनिकल डाइजेशन की तरफ। ये स्टमक की वॉल्स को स्लिपरी बनाते हैं जिसकी मदद से फूड जो है वो इजीली इंटेस्टाइन की तरफ पास ऑन कर देता है। आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक को, यानी कि जो लेयर्स मैंने आपको पहले बताई म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, म्यूकोइड और एक्सेट्रा, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही में हम फंक्शन को थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।